तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12th का जो हमारा हिंदी का बुक है दोस्तों, अंतराल भाग 2 दोस्तों, इसका जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, दूसरा चैप्टर, वह है विस्कोहर की माटी। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा, आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा आप कुछ समझ लीजिए कि यह जो विस्कोहर की माटी जो है, यह क्या है दोस्तों कि एक आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा। यह बात आपको याद रखना है। यह आत्मकथा किसका है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। इस आत्मकथा में, अर्थात यह जो विस्कोहर की माटी है, इसमें हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो बचपन का जीवन होता है और उनके गांव के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, जब अकाल पड़ता है तो लोग कैसे जीते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। तो आप एक बार इस कहानी को यानी आत्मकथा को जरूर पढ़िएगा ध्यान से, तब आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगा। देखिए, अब हम क्वेश्चन आंसर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है वह क्या है? बोल रहा है पहला प्रश्न, कोइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोइयाँ किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप क्या लिखिएगा कि कोइयाँ जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है दोस्तों। ठीक है, इसे कुमुद तथा कोका बेली के नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो उत्तर में क्या लिखेंगे कि कोइयाँ किसे कहते हैं। तो कोइयाँ जल में उत्पन्न होने वाला एक पुष्प है। ठीक है, इसे कुमुद, कोका बेली के नामों से भी जाना जाता है। अब हम बताते हैं इस कोइयाँ पुष्प की विशेषताएं। तो अब आपको नीचे क्या लिखना है, इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब देखिए, जो कोइयाँ पुष्प की विशेषताएं हैं वह क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, क नंबर में आपको पॉइंट वाइज लिखना है। क नंबर में क्या लिखा हूं कि कोइयाँ पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। पनपने का मतलब है कि जन्म ले लेती है, यानी खिल जाती है। ठीक है, उसमें पौधा उत्पन्न हो जाता है, जन्म ले लेती है। तो यहाँ पे बोल रहा है का नंबर कि कोइयाँ पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। खा नंबर क्या बोल रहा है कि यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। ठीक है, जो कोइयाँ पुष्प है वह भारत के अधिकतर ज़्यादातर स्थानों में ही पाई जाती है। ग नंबर क्या लिखना है आपको कि इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो कोइयाँ पुष्प है उसका जो खुशबू होता है वो बहुत ही प्रिय और मन को एकदम लुभाने जैसा होता है। ठीक है, अब घ नंबर क्या है कि शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयाँ की पत्तियों के समान लगती है। दोनों एक समान लगती है। यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि जो सर्दी का मौसम होता है, तो सर्दी का मौसम में जो चांद का प्रतिबिंब बनता है तालाब में, यानी तालाब के पानी में जो चांद का छाया बनता है, सेम उसी के प्रकार जो कोइयाँ का पुष्प होता है ना, उसका पत्ता होता है। ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि जो दोनों एक समान होता है, यानी चांद का जो छाया होता है तालाब में और कोइयाँ का पत्ता, वो दोनों एक समान होता है। ये इसकी विशेषता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, यानी वीडियो को आप रोक के इसको लिखिए। ठीक है, अब मैं दूसरा नंबर प्रश्न को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो आप ध्यान से इसको लिखिएगा। दूसरा नंबर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि बच्चे माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। यानी दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चे माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता, यानी बच्चे से माँ का दूध पीने तक ही सीमित नहीं है, माँ से बच्चों के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, आप उत्तर कैसे लिखेगा, पहले उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे बच्चों का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख का मतलब है दोस्तों गर्भ, यानी जब वह पेट में होता है तब। ठीक है, तो यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपनी आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे
के मध्य संबंध सजीव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो इससे क्या होता है, माँ जब 6 महीने बच्चे को दूध पिलाती है, अब ओनली सिर्फ यानी सिर्फ खाली दूध पीता है बच्चा 6 महीने तक, उसके बाद 3 सालों तक और भी दूध पीता है। और कहाँ पीता है दोस्तों, तो माँ अपने दूध पिलाती है कहाँ पे, आंचल के छांव में, जिससे क्या होता है ना कि माँ और बच्चे का जो भी संबंध होता है, रिश्ता, वो सजीव हो जाता है दोस्तों। सजीव का मतलब होता है एकदम जीवित रिश्ता हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे। अब समझिएगा, जिंदा हो जाता है यानी सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता, पीता, बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता है दोस्तों, और पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। यानी जब माँ की गोद में दूध पीता है तो उसकी स्पर्श, माँ की स्पर्श और गर्माहट को भी महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर लेता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको पूर्ण कर देता है या लेता है, तो इसको लिखना है। देखिए यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ इस क्वेश्चन आंसर को। यह थोड़ा बड़ा है तो अच्छे से आप लिखिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, वह क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। यानी जो विश्वनाथ थे, विश्वनाथ कहने का मतलब है विश्वनाथ त्रिपाठी, जो विस्कोहर की जो माटी है उसके लेखक, जो ये आत्मकथा किनका था, विश्वनाथ ही का था। यानी गांव में जब विश्वनाथ जो थे उनको विश्वनाथ के नाम से बचपन में जाना जाता था, तो विश्वनाथ जो थे यानी लेखक, उन पर क्या अत्याचार हो गया था यह हम लोगों को बताना है दोस्तों। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे कि विश्वनाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन ही कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया गया। अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध कट जाना उसके लिए अत्याचार के समान ही है। छोटा भाई का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि एक बार क्या होता है, विश्वनाथ जब छोटे होते हैं, यानी जो लेखक होते हैं हमारे विश्वनाथ, वह जब छोटे होते हैं ना, तो उन पे एक अत्याचार हो जाता है। वह कैसा अत्याचार होता है कि जब वह छोटे होते हैं, दूध का सेवन यानी दूध ही पी रहे होते हैं, तभी उनके छोटे बच्चे का जन्म हो जाता है और उनका दूध पे से अधिकार हट जाता है। अब वह जो दूध माँ पिलाती है, अब वह छोटे बच्चे को पिलाती है दोस्तों। इस तरह से उस पर यही अत्याचार होता है। अब जो विश्वनाथ जी जो हमारे लेखक है, वो क्या होते हैं कि अब जो गाय का दूध पीते हैं जो कि बेस्वाद होता है, यही अत्याचार उन पे हुआ था। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट मारिए। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो गर्मी होता है, गर्मी के समय में, और जो लू चलता है यानी हवाएं चलती है, उससे बचने का विवरण यानी जानकारी दीजिए। विवरण का मतलब होता है दोस्तों जानकारी दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखिएगा दोस्तों कि गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको कि गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। तो देखिए पहला उपाय क्या है दोस्तों, का नंबर पॉइंट से आपको लिखना है कि धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। यानी दोस्तों जो धोती होता है, जिसे हम गमछी के तरह पहनते हैं ना, तो धोती हो या कमीज में ना एक गिट्ठा बांध के क्या किया जाता था कि प्याज बांध दिया जाता था, यानी गिट्ठा दे के प्याज को बांध दिया जाता था। ख नंबर क्या है दोस्तों, लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। कच्चे आम का पन्ना कहने का मतलब है दोस्तों शरबत। पन्ना का मतलब होता है कि शरबत। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ग नंबर क्या है कि कच्चे आम को भूना जाता था।
गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था, उसे शरीर पर लगाया जाता था तथा उससे नहाया भी जाता था। दोस्तों यदि आप भी यानी जो आम होता है दोस्तों, अगर आम को भून कर या पका कर अपने शरीर में लगाए हैं या पिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ग नंबर आप समझ रहे होंगे। अब घ नंबर देखिए दोस्तों क्या है, बोल रहा है कि कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता था। ठीक है, यानी जो कच्चा आम होता है उसको भूनते थे, यानी कि जब पका भी ले सकते थे और उबाल लेते थे, यानी सिझा करके उसको क्या करते थे दोस्तों, हम सिर में धोते थे, यानी सिर में लगाते थे, बालों में। ठीक है, और माथे में भी लगाते थे, जिससे क्या होता है कि हम लू से बच पाते थे। गाँव में अभी भी ये गाँव में दोस्तों गर्मी और लू से बचने के लिए अभी भी यही सब उपाय किया जाता है। यदि आप गांव के बच्चे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। अब देखिए 5वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वह क्या है। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। तो जो लेखक विश्वनाथ होते हैं दोस्तों वो किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बखत के साथ किए हैं, जो विस्कोहर की माटी उनकी आत्मकथा है उसमें वह बताना है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर में क्या आप लिखिएगा कि बतख अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती है, जब तक उसके अंडे से बच्चे नहीं निकल जाते हैं तब तक वह उन्हें सेती, सेती का मतलब है दोस्तों कि जो अंडा होता है ना उसके ऊपर उसकी माँ यानी बतख जब बैठ के अंडे को गर्मी देती है यानी सेकती है, उसी को सेती कहते हैं। ठीक है, सेती है वे अंडे को अपने पंखों के मध्य रखती है, मध्य यानी पास में। ठीक है, पंखों के पास में रखती है। इस तरह वह बच्चों को सबसे बचाकर रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता यानी सतर्कता का मतलब होता है दोस्तों अलर्ट। ठीक है, यहाँ पे सतर्कता लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अलर्ट, यानी एकदम से अलर्ट रहती है। यानी वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट के साथ साथ कोमलता से काम लेती है। एक तरफ जहाँ वह सतर्क होती है वही दूसरी ओर वह प्रयास करती है कि उसके अंडे तथा उनसे निकलने वाले बच्चे को नुकसान न हो। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग नुकसान न हो तक देखे थे। ऐसे ही विश्वनाथ की माँ भी करती थी। वह अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वह उसे दूध पिलाती है, अपने साथ सुलाती है, उसका हर कार्य करती है। इसी कारण लेखक विश्वनाथ यानी देखिए दोस्तों ये विश्वनाथ जो है लेखक को बचपन में विश्वनाथ कहते थे। जैसे आपका भी बचपन का प्यारा नाम अलग होगा, अब बड़े हो गए हैं तो आपको अब कुछ और नाम से पुकारा जाता है। तो जब विश्वनाथ त्रिपाठी यानी जो लेखक थे वह छोटे थे तो उन्हें विश्वनाथ कह के पुकारा जाता था। तो यहाँ पे लिखा है इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बखत से की है। यहाँ पे आप इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों उसको स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। इतना आपको उत्तर में लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए आगे नंबर जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है अब वो समझते हैं। देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है 6 नंबर, विस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी इस जो कहानी होता है दोस्तों विस्कोहर की माटी जो आत्मकथा है उसके बारे में लेखक बताते हैं कि उनके गांव में कैसे बरसातें आती थी, तो वो बताना है कि बरसात कैसे आता था। तो उत्तर में लिखेंगे विश्वनाथ विस्कोहर में होने वाली बरसात का जिक्र करते हैं। वह बताते हैं कि वर्षा एकाएक नहीं होती। एकाएक कहने का मतलब है दोस्तों अचानक। ठीक है, एकाएक नहीं होती यानी अचानक नहीं होती। पहले बादल घिरते गड़गड़ाते, उसके बाद पूरे बादल घिर आते, यानी उसके बाद पूरे आकाश में बादल क्या होता था, घिर आते। जैसे दिन में रात हो चुकी है, आंधी चलती है, तेज बारिश के कारण घरों के दीवारें गिर पड़ती है, कुत्ते बकरी मुर्गा, यहाँ पे दोस्तों मुर्गा होगा, एक मुर्गा मुर्गी लिख लीजिएगा, मुर्गा मुर्गी आदि बोलने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। बच्चों में पहली बारिश से दाद खाज खुजली फुंसी आदि ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उबस की फेन लगने से मछलियां मर जाती है। कीड़े मकोड़े केंचुए जुगनू मच्छर डांस
डांस, जोक आदि की अधिकता हो जाती है। सर्वत्र हरियाली फैल जाती है। सर्वत्र का मतलब है दोस्तों सभी जगह, ठीक है। सर्वत्र का मतलब होता है दोस्तों सभी जगह, ये आपको याद रखना है। तो सभी जगह क्या होती है, हरियाली फैल जाती है। वर्षा होने के कारण कई वनस्पतियां पुनः जन्म ले लेती है दोस्तों। तो यहाँ जो लेखक होते हैं दोस्तों बताते हैं कि उनके गांव में बरसात कैसे होता था। डायरेक्ट ही कहने का मतलब है कि उनके गांव में अचानक बरसात नहीं होता था दोस्तों। पहले क्या होता था, सबसे पहले जो आसमान होता था उसमें बादल घिरते थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट होती थी, बादल गरजते थे। उसके बाद एकदम दिन में क्या होता था दोस्तों, जब बादल जब पूरे आकाश को घेर लेता था तो पूरा क्या होता, अंधेरा, यानी दिन में ही रात हो जाता था। बहुत ज़्यादा आंधी चलती थी दोस्तों। यहाँ पे आंधी बोला गया, आंधी का मतलब है ना बहुत ज़्यादा कसकस के हवा चलना, ठीक है। और फिर तेज बारिशें होती थी जिसके कारण कुछ लोगों के जो मिट्टी का घर होता है उनका दीवार गिर जाता था, और जितने भी मुर्गी मुर्गे कुत्ता बकरी होते हैं वो आवाज निकालने लगते थे और इधर उधर भागने लगते थे। और बोलते हैं कि जो पहली बारिश होता है, यानी जो गांव में पहला बार बारिश होता है बरसात के दिनों में, उससे ना नहाने पे क्या होता है दोस्तों कि जो दाग खाज खुज फोड़ा फुंसी ये सब होता है, जो खुजली, वो खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और क्या होता है कि जब बरसात होता है तो धीरे धीरे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं और चारों तरफ हरियालियाँ ही दिखाई देती है बरसात में। अब देखिए जो हमारा 7 नंबर प्रश्न है वह क्या है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि फूल केवल गंध, गंध का मतलब होता है यानी स्मेल ही नहीं देते, दवा भी करते यानी दवा का काम भी करते हैं, यह बताना है कि कैसे। तो देखिए फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। फूल से निकलने वाली गंध लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और तनाव अवसाद के समय फूलों के बीच बैठकर तनाव को दूर करते हैं। नीम के फूल चेचक के रोगी का इलाज करते हैं। चेचक क्या होता है दोस्तों, तो कभी आपके साथ हुआ होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चेचक में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि माता जी आ गए, शरीर में पूरा फोड़ा फोड़ा हो जाता है। तो जो नीम का फूल होता है और पत्ता होता है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, चेचक के रोगी का इलाज करते हैं। बैर के फूल, बैर का पेड़ देखोगे तो उसका जो फूल होता है को सूंघकर बर्रे ततैया के डंक के जाती है, यानी बड़े ततैया का जो डंक है ना उसका उपाय किया जाता है। बड़े बर्रे रे, यहाँ पे देखिए बर्रे पढ़ते हैं इसको दोस्तों, जो बर्रे लिखा हुआ बर्रे ततैया क्या होता है, इसको बिरनी बोलते हैं हम लोग गांव में, जो येलो कलर का बिरनी होता है, ठीक है। तो उसका डंक जब मार देता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द होता है, सूजन होता है। तो जब उसको सूंघते हैं, बैर के पेड़ के जो पुष्प होता है तो उसमें हम लोग को राहत मिलता है। जहर से बचा जा सकट है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों कि जहर से बचा जा सकट नहीं है दोस्तों, सकता होगा, जहर से बचा जा सकता है। विभिन्न फूलों से औषधियाँ तैयार की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है तो फूल केवल गंध नहीं देते हैं दोस्तों, बल्कि हमारे लिए दवाइयाँ का भी काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं। बहुत सारे फूलों को, जैसे कि नीम के फूल होते हैं दोस्तों, उन फूलों को हम चेचक में भी उपयोग करते हैं। और बैर के जो फूल होते हैं उनको जब हम लोग को बिरनी यानी कि कोई चीज़ डंक मारता है, उड़ने वाला चीज़, उसमें हम लोग जब सूंघते हैं तो हम लोग को राहत मिलता है दोस्तों। और कई फूलों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाई जाती है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आपको इसको लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर खत्म हो गया प्रश्न। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, प्रकृति सजीव नारी बन गई। यहाँ पे बोल रहा है जो प्रकृति है यानी नेचर है वो एक सजीव नारी बन गई, यानी जिंदा नारी स्त्री बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उत्तर क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे समझिए। उत्तर में लिखेंगे कि लेखक विश्वनाथ नारी और प्रकृति को समरूप मानते हैं। यानी जो लेखक विश्वनाथ होते हैं ना वो नारी और प्रकृति यानी जो नेचर होता है उसको समरूप मानते हैं। समरूप का मतलब होता है समान रूप में देखते हैं, ठीक है। विश्वनाथ को चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य ही प्रतीत होता है। चांदनी की प्रकृति, फूल की प्रकृति, खुशबू की प्रकृति। विश्वनाथ का मन अपने से 10 साल बड़ी जिस औरत पर आया वह उसे केवल औरत ही नहीं लगी बल्कि औरत के रूप में चांदनी, जूही की लता बनकर फूलों की खुशबू सी लगी। अब प्रकृति नारी बन गई हो ऐसा प्रतीत होता है।
काफ़ी वर्षों बाद जब विश्वनाथ को वह औरत मिली तो उन्होंने उसे हिम्मत जुटाकर कहा कि जो तुम्हें पाएगा वह पागल हो जाएगा। इस प्रकार लेखक को प्रकृति सौंदर्य में नारी सौंदर्य का अनुभव होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो लेखक होते हैं ना, वह एक स्त्री यानी नारी को और प्रकृति को समान रूप से देखते हैं, ठीक है। और जो विश्वनाथ होते हैं उनको चारों ओर जो प्रकृति का सुंदरता है दोस्तों वही दिखाई देता है, ठीक है। वो क्या होता है दोस्तों कि एक बार विश्वनाथ जो होते हैं अपने से अधिक 10 साल बड़ी लड़की को देखते हैं और वह देखते ही रह जाते हैं वह लड़की कितनी सुंदर रहती है। उन्हें लगता है दोस्तों कि उसी लड़की में सारी प्रकृति की जो सुंदरता है वह सब समाई हुई है, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी वर्षों बाद जब विश्वनाथ उस औरत से मिलते हैं दोस्तों, तो उनसे क्या होता है कि हिम्मत कैसे भी जुटाकर बात करने का प्रयास करते हैं और हिम्मत जुटाते हैं और बात करके उस स्त्री को बोलते हैं कि जो तुम्हें पाएगा पागल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। आप एक बार ना कहानी को आप पढ़िएगा दोस्तों, जब आप कहानी पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो आत्मकथा है। अब देखिए जो लास्ट हमारा प्रश्न है क्या है दोस्तों, इसको समझिएगा। 9 नंबर बोल रहा है ऐसी कौन सी स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद, ठीक है, जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी स्मृति है यानी ऐसी कौन सी याद है जिसके साथ जो लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। यानी जब लेखक बड़े हो जाते हैं तब बता रहा है कि लेखक के साथ ये जो मृत्यु का बोध अजीब जुड़ा मिलता है, ऐसी कौन सी स्मृति होती है लेखक का। देखिए तो बोल रहा है क्या उत्तर में कि लेखक ने एक बार गांव में ठुमरी सुनी थी। ठुमरी क्या होता है तो आपको पता होगा कि कुछ लोग ना अलग अलग स्थानों पे जाके ना गाना गाते हैं, नाचते हैं, उसी को ठुमरी बोलते हैं, ठीक है। तो लेखक ने एक बार गांव में ठुमरी सुनी। उस ठुमरी को सुनकर लेखक का रोने का मन करने लगा था। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की याद हो जाती है जिसे अपने मृत्यु की गोद में गए पति की याद आती है। उसे बस प्रियतम से मिलने का इंतजार है, उसका प्रियतम हर रूप में उसके साथ है। इस स्मृति को याद करके लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि जो लेखक होते हैं एक बार अपने गांव में क्या होते हैं कि ठुमरी को देखते हैं दोस्तों। अब ठुमरी को देखते हैं, ठुमरी एक प्रकार का डांस होता है दोस्तों, नाच होता है, नचनिया लोग नाचती है उसमें। तो क्या होता है इसमें नचनिए लोगों को यानी औरत लोग को नाचते हुए देख करके उसी औरत की याद आ जाती है दोस्तों, जो जब उम्र 10 साल की उम्र में होते हैं जब विश्वनाथ तो अपने से बड़े जिस स्त्री को देखते हैं उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है कि क्यों याद आता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ ऑल क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट दोस्तों। यदि आपको आगे के भी चाहिए प्रश्न के उत्तर तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि यदि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी और भी सब्जेक्ट के चाहिए क्वेश्चन का आंसर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद दोस्तों।